टाइम ही नहीं आपके पास। नहीं। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए ये पहला वाला टर्म खाली है, नेक्स्ट आपके पास 38, फिर एक टर्म खाली है, फिर एक टर्म खाली है, फिर एक टर्म खाली है, और फिर -22। और मुझे फिलिंग ये ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं। तो मुझे सेकंड टर्म पता है एक, तो A2 पता है मुझे कितना है, और एक मुझे पता है A6 कितना है। तो एक इक्वेशन तो किससे बनेगी? A2 से। एक इक्वेशन बनेगी A6 से। इक्वेशन कैसे बनेगी? A+5 बिल्कुल, इसका शॉर्टकट लिख के A+5 इक्वल टू, और A2 कैसे बनेगी? A+D इक्वल टू 38। ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस इज गोना बी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो A+D इक्वल टू में 38, और A+5D इक्वल टू में -22। साइन चेंज करेंगे, इसके इधर और इसके भी इधर, और ये प्लस। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक गलती होती है बच्चे से, स्टार्टिंग के दो टर्मों के साइन बदल देते हैं, लास्ट वाले का नहीं बदल। ये भी एक गलती होती है। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, 5D में से एक डी गया, 4D, और साइन आएगा बड़े वाले का। हर्ष ध्यान रखियो, D -5D लिखा हुआ है, प्लस माइनस 5D में से एक डी गया, 4D, साइन किसका आएगा? माइनस बड़े वाले, तो -4D आएगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस करना है आपको, 60 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी? -15। आप खुद ही सोचिए ना, सेकंड टर्म 38 है, छठवीं टर्म -22 है। बढ़ रहा है एपी, घट रहा है? घट रहा है, तभी तो माइनस से पहुंच रहा है। अच्छा, जब डी निकल गया, इस डी को उठाकर अगर आप किसी भी एक इक्वेशन में लगा दें, तो ए भी निकल जाएगा। अगर आप इसमें प्लेस कर दें, तो ए प्लस और -15, और यहाँ पे इक्वल टू 38, प्लस माइनस माइनस, तो ए -15 इक्वल टू में 38, -15 को आपने उधर भेज दिया, 38 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 53। ए भी निकल गया। अब आपसे फर्स्ट टर्म पूछी थी, वो तो 53 होगी, ए ही तो होता है। फिर थर्ड टर्म पूछी है, तो वो तो ए प्लस, ए खुद कितना है? 2 इंटू में डी कितना है? माइनस का 15, 53 -30 कितना आ गया? 23। तो ये 23। ऐसे ही A4, ऐसे ही A5, और ये 6 है। कर पाएंगे मेरे ख्याल से, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं थी कुछ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी पता, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगाते हैं युवराज? और लास्ट वाले टर्म का क्या निकाल देते हैं? रैंक। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज और चेक करना भी सीख लीजिए कि कोई एपी चल रही है, जैसे मान लीजिए 5 है, फिर 10 है, हाँ, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है। ऐसे करते 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 मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ये 120 तक पहुंच गया, और मैं कहूं चेक करो कि 98 क्या इस एपी में आएगा? क्या 98 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा? ये चीज चेक की जा सकती है। कैसे चेक की जा सकती है वो सुन लीजिए। आप इस वैल्यू का क्या निकाल लीजिए? रैंक। और अगर इसका रैंक प्रॉपर नंबर आया, तो इसका मतलब ये इस एपी में आएगा। और अगर नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया, तो इसका मतलब इस नंबर की कच्ची मिट्टी है, मतलब ये इस एपी में नहीं है, खेल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो किसी भी अगर नंबर को चेक करना है, किसी वैल्यू को चेक करना है कि ये सीपी में आएगा या नहीं आएगा, तो बात बहुत सिंपल होती है, बस खाली उसका क्या निकाल लीजिए? रैंक। अगर उसका रैंक सही है, सही मतलब होता है प्रॉपर नंबर है, 5 6 10 15 20 ऐसा कुछ है, तब तो वो उस एपी का पार्ट है, वरना वो उस एपी का पार्ट नहीं। रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना रैंक कभी डेसिमल में होता, ना रैंक कभी फ्रैक्शन में। ठीक है, समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। ठीक है, चलिए, तो
चेक करना है इसमें, आइए चेक कर ले। अच्छा, चेक करने के लिए रैंक कैसे निकालते हैं? रैंक के लिए क्या करते हैं? जनरल टर्म का फॉर्म। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या कहता है? an इक्वल टू an की जगह क्या लिखूं? 90, क्योंकि सी की तो वैल्यू है, इसी का तो रैंक चाहिए। एन तो निकालना ही है। डी कितना है? पूरी इक्वेशन में एन ही मिसिंग है, तो यहाँ पे 98 और -5, यहाँ पे बच गया n-1 और यहाँ पे हो गया 5। यहाँ पे माइनस कर लेते, कितना आ जाएगा? 93, और यहाँ आ जाएगा n-1 और फिर अपॉन में 5, फिर n को अकेला 93 अपॉन में 5 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये 5, यहाँ पे 93 + 5, दिस विल बी 98 अपॉन में 5। हाँ भाई, एपी का पार्ट है या नहीं है? आंसर है नहीं। आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से -150 को बोला चेक करो कि -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। आपको बस खाली -150 को an मानते हुए उसका क्या निकालना है? रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया आपको? 31st टर्म निकालने के लिए आपसे बोला गया है। तो 31st टर्म निकालने के लिए मेरे ख्याल से a + 30d करना पड़ेगा, है ना? तो a और d चाहिए। तो फाइंड क्या करना है इसमें? 31st टर्म हुज 11th टर्म। 11th term is 38 and 16th term is 73। क्या मतलब है इसका? 31st टर्म बता दो। अगर 11वीं टर्म तो 38 है और 16वीं टर्म 73 है, तो इसका मतलब आपको एक तो ये दिया हुआ है A11 कितना है, और एक आपको ये दिया हुआ है कि A16 है। A11 को कैसे करोगे? a + 10d, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ऐसी एक इक्वेशन आप इससे बनाएंगे। दोनों इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करेंगे आप? बहुत सारे टीचर ऐसे निकलवा के माइनस भी करवा देते हैं, तो वो भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी गाइड करूंगा कि एलिमिनेशन से किया करो, थोड़ा सही रहता है। a + 10d = 38, a + 15d = 73। साइन चेंज कर लेंगे सबके, a से a कट गया, यहाँ पे माइनस का 5d, 73 में से 38 जाएंगे, 35 आएगा मेरे ख्याल से, 37 नहीं, 35 आएगा, 35 आएगा, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 7। ठीक है, इस डी को उठाकर अगर आप इसमें लगा देंगे तो a + 10 × में 7 = में 38, तो यहाँ आ जाएगा a + 70, a = में 38 - 70, तो ये हो जाएगा आपके पास -32। अब आपसे क्या पूछा था उन्होंने? 31st टर्म, तो a + 30d लगा दीजिएगा, a और d दोनों आपके पास है। तो कोई वैल्यू देने से क्या बन सकती है? एक इक्वेशन। ये चीज है सीखने की। ठीक है, इस पर रख के इन्होंने काफी क्वेश्चन बना दिए होंगे। जैसे एक एपी है, उसके अंदर टोटल 50 टर्म है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है। एक एपी है, टोटल कितने टर्म्स हैं उसके अंदर? 50 टर्म है, जिसमें तीसरी टर्म जो है वो तो 12 है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए इससे क्या बनेगी? इक्वेशन। और लास्ट टर्म कौन सी होगी भाई? 50वीं तो होगी। टोटल टर्म कितनी है? 50, खुद ही बोला उसने। फिर 50वीं टर्म बोलने की जगह वो क्या बोल रहा है? लास्ट टर्म। ये टेक्निक है बस खाली लैंग्वेज में घुमाने की। an 50 है भाई, an 50 बता रहा है भाई ये तो। भाई लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 106 है, तो इसका मतलब 850 किसके इक्वल है? 106। अब आपसे बोला है 29th टर्म फाइंड आउट कर दो, A29 निकाल दो। क्या प्रोसेस है? A3 से क्या बनाएंगे? इक्वेशन। A50 से क्या बनाएंगे? इक्वेशन।
दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, ए और डी निकल जाएगा, ए और डी निकलते ही ए 29 निकाल देंगे, ए प्लस 28 डी में लगा देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दैट। तो थर्ड टर्म दी हुई है 4 और नाइन्थ टर्म दी हुई है -8। भाई इससे क्या बनेगी इक्वेशन, इससे भी क्या बनेगी इक्वेशन, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब आपसे क्या बोला है फाइंड करने के लिए, बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। क्वेश्चन ये है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। युवराज क्या मीनिंग है इसका? बिल्कुल, ए एन जीरो कौन से रैंक पर होगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। तो ये जो जीरो है ये रैंक है या वैल्यू है? ये वैल्यू है। रैंक तो वो आपसे पूछ रहा है कि जीरो कौन से रैंक पर आएगा। ये A9 है, A9। अब इसकी इक्वेशन बताइए, a प्लस 2d इक्वल टू 4। A9 को क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू -8। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू में -8, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। ये कट गया, यहाँ माइनस का 6d, यहाँ पे हो गया 12, डी की वैल्यू कितनी आई -2। डी निकलते ही आप इसमें प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर a प्लस 2 इंटू में -2 इक्वल टू 4, a -4 इक्वल टू में 4, a की जगह 4 प्लस 4 8, a की जगह क्या आ गया। अब क्या पूछा आपसे, कौन से रैंक पर जीरो आएगा, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस, अब ये बताओ जीरो कहाँ लिखूं, ए एन की जगह लिखेंगे हम जीरो, ए एन की जगह क्या लिखूं मैं जीरो, क्योंकि इसका रैंक निकालना है, ये वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, फिर ए की जगह क्या लिखेंगे हम, ए की जगह हम लिखेंगे 8, एन तो एन है, डी की जगह -2। ठीक है, अब आप इस 8 को इधर भेज दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा -8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ हाँ भेजेंगे भेजेंगे। तो यहाँ पे आ गया n-1 इंटू में, अब क्या करेंगे, बस देखो, हाँ जी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 2 से ये 4 बार पे भी जा सकता है। जिन बच्चों को नहीं आता अब वो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ठीक है, पर गलत नहीं करें। यहाँ पे हो गया आपके पास n-1, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5वें रैंक पर आएगा जीरो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक और कंसेप्ट हमको सीखना है, 2 कंसेप्ट और सीखना है इसमें, उसके बाद मेरे ख्याल से ये खत्म है फिर ये। अच्छा एक लास्ट टर्म वाला और रह जाएगा, उसको भी कर लेंगे मेरे ख्याल से, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा पाएंगे सम वाली पे। जो 2 कंसेप्ट और है वो ये है कि अगर कभी भी आपको दो एपीज का, दो वैल्यू, दो रैंकों का प्लस दिया हुआ, जैसे थर्ड वैल्यू प्लस सेवंथ वैल्यू मिलाकर 20 आ रहा, ऐसा दिया कि थर्ड वैल्यू और सेवंथ वैल्यू का सम 20 है, तो आप मुझे बताइए इससे भी क्या बनेगी एक इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसी होगी वो सुन लीजिए। A3 का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, A7 का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते, ए और ए प्लस कर रहे हैं, और ये बन गई आपके पास एक इक्वेशन। तो आपने इससे क्या सीखा कि अगर कभी भी 2 टर्मों का प्लस दिया हुआ है तो उससे क्या बनती है एक इक्वेशन, ये आपने सीखा। अच्छा इसी तरीके से 2 टर्मों का अगर माइनस दिया हुआ है तो उससे क्या बनती है, तो उससे डी निकलता है। कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म लगा दीजिए। A3 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस। अब यहाँ पर एक गलती होती है, बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, जबकि A7 पूरे के आगे माइनस है, तो A7 की जो भी चीज होगी सबके आगे माइनस हो, तो A7 को ही तो आप लिख रहे हैं A प्लस,
फिर यहां पर आ गया a प्लस 2d, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे माइनस ए माइनस ए से क्या हो गया कैंसिल, प्लस 2d माइनस 6d कितना हो जाएगा माइनस 4d इक्वल टू डी इक्वल टू कितना आ गया -5। तो आप खुद देख लीजिए, जब कभी भी दो टर्मों का प्लस दिया हुआ है क्या बनती है इक्वेशन, जब कभी भी दो टर्मों का माइनस दिया हुआ है क्या बनता है डी, डी निकलता है। इसी पे बेस्ड रख के उन्होंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ना, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा, कि वो उससे उतना ज्यादा है। जैसे मान लो निशांत की हाइट जो है युवराज से लगभग मतलब अपना 3 इंच ज्यादा है, ऐसे कहिए 3 इंच ज्यादा है या फिर 5 इंच ज्यादा है, जो भी है। ठीक है, तो मतलब निशांत माइनस युवराज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं 5। मतलब मैं जिन जनरल बात में मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कितना, मतलब जैसे बात हो जैसे मेरे वेट में और निशांत के वेट में 50 किलो का ठीक है, ठीक है, मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए। एक्सीड का मतलब बच्चे पता हमेशा प्लस सोचते हैं, सही भी है गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप अलग तरीके से अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तो आपको समझ में आएगा दोनों में फर्क है। वो एक्सीड मतलब वो उससे उतना ज्यादा है, तो उससे ज्यादा दिखाने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करिए कि भाई निशांत और युवराज रखिए और इनको अगर बराबर करना है तो या तो निशांत को 5 से घटाओ 5 इंच से, और या तो क्या करिए युवराज को 5 इंच से बढ़ा दीजिए, ये भी एक तरीका सही है। या फिर क्या करिए कि भाई निशांत और युवराज के बीच में जो गैप है 5 इंच, ऐसे मान लीजिए, कैसे भी इसको सेटअप कर लीजिए। ठीक है, एक्सीड वर्ड के लिए मैं चाहूंगा ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल मतलब इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, और हम समझते भी हैं इस बात को, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा। अब वो ज्यादा दिखाने के लिए आप माइनस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस पता होना चाहिए मतलब किसकी वैल्यू किससे ज्यादा है। अब इसी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द 17th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी exceed exceeds its 10th term by 7, find common difference, find d। तो 17th टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। अब इसको मैं 3 तरीके से लिखूंगा, आप अडेप्ट करिएगा किससे आप समझते हैं। पहले मेरी बात, 17वीं टर्म ज्यादा है ना किससे, 10वीं, तो मतलब 17वीं टर्म बड़ी है और 10वीं टर्म छोटी है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है A17 माइनस इक्वल टू में 7, एक तरीका तो ये है, सही है ना ये A17 - 7, ठीक है। एक तरीका और भी रख रहे हैं, मैं एक तरफ A17 रख रहा हूँ, एक तरफ मैं A10 रख रहा हूँ। अब आप बताइए 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, 10 में बढ़ा दी 7, तो अगर मैं मेरी 17वीं टर्म ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर मैं इस 17वीं टर्म को 7 से क्या कर रहा हूँ कम डाल दूं, तो भी तो मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तरीका ये भी सही है, 10 को 7 से, हाँ एक ये भी तरीका सही है कि भाई 10 को 7 से बढ़ा दीजिए, तीनों ही सही है अपने अपने में। दो में तो प्लस का यूज किया, दो मतलब दो में क्या इसमें एक प्लस का, एक ही में प्लस का यूज किया। ठीक है, बच्चे एक्सीड को प्लस से सोचते हैं हमेशा, हाँ प्लस भी होता है लेकिन माइनस के उससे भी सोच सकते हैं, और ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन तक पहुंचा देगा। इसको आपको फिर भी इधर उधर भेजना पड़ेगा, ये भी इक्वेशन है, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको वहां खींच दीजिए, यही बन जाएगा, इसको वहां भेज दीजिए यही बन जाएगा। सब एक ही है इक्वेशन, तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है। A17 को क्या लिख सकते हैं हम, A+16D माइनस A10 को A+90 इक्वल टू में तब। अब आपको देखिए इस इक्वेशन से क्या मिलेगा वो पहले ही आपके माइंड में होना चाहिए, बताओ क्या मिलेगा, आंसर ऐसे डी मिलेगा, क्योंकि दो टर्मों का जब कभी माइनस दिया होता है उससे क्या मिलता है हमेशा
ये बात है। और दो टर्मों के प्लस से क्या मिलता है? एक इक्वेशन। और एक टर्म की वैल्यू से क्या मिलता है? एक इक्वेशन। दो टर्मों की वैल्यू को प्लस करके क्या मिलता है? इक्वेशन। दो टर्मों की वैल्यू को माइनस करके दिया हुआ तो क्या मिलता है? तो डी। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो क्या करना है? लास्ट वाले का रैंक निकाल दे, जो भी बन जाएगा आपको बन जाएगा। अब जब ये चीजें क्लियर होंगी ना आपको, आपके दिमाग में होंगी, तो आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस कर पाओगे एपी के। ये चीजें आपको पता नहीं है कि किससे क्या बनता है, किससे क्या मिलता है, आप मतलब बड़े बड़े और फिर वैसे क्वेश्चंस कैसे करोगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी को पक्का कर दो आप मेरे लिए, एमटीजी मैं करवा दूंगा। फिर अपने पास क्या सिर्फ एक ही टारगेट रह जाएगा, सैंपल पेपर्स। उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम अचीव करेंगे। 15 हो गए कर दे कंप्लीट। तो इसके करवा दो फिर हर्ष के। बेसिक। हर्ष कह रहा था, वो कह रहा था मेरे सैंपल पेपर फर्स्ट ही नहीं हो रहा। आज मैंने करवाया उसको क्वेश्चन। नहीं यही अकेला बैठ पढ़ रहा था मुझे बस। हाँ वो तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद कौन ले लेना भाई अपने को तो एमटीजी कराते हैं। अब आप जो भी सैंपल पेपर आप सजेस्ट कर सकते हैं करिए। मास्टरमाइंड ले लीजिए, वो भी अच्छे हैं। एग्जाम आइडिया भी अच्छा है इसके पास, एग्जाम आइडिया अनसॉल्व वाले हैं, वो ले लो, वो भी अच्छा है। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में इसके पास एग्जाम आइडिया, एग्जाम आइडिया है। पहले तो आपने मना कर दी, वे बेकार है वो तो। यार मैंने मना करी थी। ये खरीदवा दिया आपने बिना बात के, फिर ये कर लेता हूँ। बिना बात ही खरीदी। अरे तो अब उतरे भैया 10 रुपए मांगो हमें तो अभी उठे हमें हमें क्यों नहीं बोलते तेरे घर वाले? बिटौरान में तो तुमने पैसा दे रहे हो, बात बना रहे थे। भैया वो बोले 57 रुपए खर्च कर दिया, रुपया भी नहीं पाएगा। कोई बात नहीं। आज जन कैसे दिए 5 रुपए पेन के। फिर आपके वो कॉन्टेक्ट्स का क्या हुआ? चले देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए बाबू ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ाई पे आप थोड़ा खर्चा करोगे तो ऐसा कोई इशू। पढ़ के नहीं दिखाते ना आप उनको, आप किताबों को धरते रहोगे बैग में तो उन्हें गुस्सा आता है। जब आप बुक लेके पढ़ते हुए दिखाई दोगे ना उनको, कभी गुस्सा नहीं आता। नंबर आया 7 नंबर लाइन से क्या होता है बाबू? 60। 9 60 ही आए हैं। ओके चलो ठीक है, इसको देख लो भाई क्या लिखा है। बस बस ठीक है ठीक है। हाँ? वाह यार वाह, वाह भैया वाह। देन इट्स 54 टर्म। क्या मतलब है इसका यार, मीनिंग समझा पहले। ये क्वेश्चन बेसिक में तो ये लगा लीजिए आना ही आना है, 100% आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी चांस है इसके बन जाता है। और इकलौता क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से जो थोड़ा सा टफ बैठता है, मीनिंग नहीं पता होता, बस यही एक वजह है। विच टर्म ऑफ दिस एपी will be 132 मोर देन इट्स। इस एपी का 54 टर्म से 132 ज्यादा, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 54 टर्म भी आएगी, उससे भी 132 ज्यादा। और आगे वैल्यू है उसका टर्म, उसकी रैंक बतानी है। कौन सा वाला टर्म आएगा? वैल्यू नहीं पूछ रहा वो क्या पूछ रहा है इसका रैंक पूछ रहा है। 54 निकाल के मैं 132 प्लस कर दूंगे। सुन लेते मेरी बात, ये है इस क्वेश्चन का सारा ओवरऑल। मतलब ये है कि एक एपी दिया हुआ है आपको 3, 15, 27, 39 से करते हुए, बोला है इस एपी में अगर मैं आगे चलता रहा तो 54 टर्म भी आएगी। आंसर है बिल्कुल आएगी। उस 54 टर्म से भी 132 ज्यादा कौन सी वाली टर्म है, ये पूछा कौन सा वाला रैंक का टर्म है। तो आपको क्या करना है, पहले 54 टर्म की वैल्यू निकालनी है। वो आप निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, a प्लस 53d से। वो निकलते ही 132 उसमें क्या कराइएगा? प्लस। जिससे जिससे आप वैल्यू पे आ जाएं कम से कम, और फिर उस वैल्यू का क्या निकाल दीजिएगा? रैंक। वो तो जनरल टर्म से निकालते हैं तो वही काम आपको करना है इस केस में। तो इस केस में सबसे पहले आप निकालेंगे 54 टर्म। 54 टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 53d से। a की वैल्यू 3, 53 और d की वैल्यू आंसर है 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 12 3 जा 36, 3 ऊपर कैरी का 12 5 जा 60 एंड 63 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 639। 630।
ये क्या निकल गया है 54 टर्म। अब आपको जो 32 प्लस वैल्यू चाहिए ए एन वाली, उसके लिए A54 टर्म को 132 से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब A54 टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि वैल्यू में तो प्लस करोगे 132। हाँ जी, प्लस कर दिया, कितना आ गया आपके पास 771। ये क्या निकल गया है, ये वो वैल्यू है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। लेकिन आपको वैल्यू थोड़ी पूछनी थी, आपको इसका रैंक पूछा है। अब रैंक कैसे निकालते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके। ए एन की जगह क्या रखेंगे आप 771, ए की जगह क्या रखेंगे 3, n-1 और डी की जगह क्या रखेंगे आप 12। पूरी इक्वेशन में n मिसिंग है, वो हम निकालेंगे। इस 3 को हम उधर भेज रहे हैं, 771 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास n-1 और इंटू में 12 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 768। 12 से 1 बार, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48, ठीक है। और यहाँ पे 64 इक्वल टू n-1, n की जगह आएगा 60, तो 65th टर्म है जो आपकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ये क्वेश्चंस वो इसी सिंटैक्स में पूछते हैं, बस अलग अलग वैल्यूज के साथ। कहीं बोलेगा 27वीं टर्म से 64 टर्म, 64 वैल्यू कौन सी ज्यादा टर्म, ऐसे पूछता है, ठीक है। सेम सिंटैक्स के आपको सैंपल पेपर में खूब क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले के। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है। ओके, दोनों की 100वीं टर्म और 1000वीं टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा। देखो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, वो चीज जान लीजिए आप। मान लीजिए दो एपीज हैं आपके पास, एक फर्स्ट एपी है और एक सेकंड एपी है। लेट इट बी ये 5 से शुरू है, 5 7 और 9 और फिर 11 13 फिर 13 और 15, इस तरीके से चल रहा है। और एक और एपी हमारे पास, लेट इट बी वो 2 से है, तो 2, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और हम 6 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपके पास 14 20 26 32 ये। 32 या फिर एक काम करते हैं, 6 से बढ़ाने की जगह उतने से बढ़ा लेते हैं जितने से ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर से कितने से बढ़ रहा है 2 से बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 4। 6 8 10 12 14। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, फर्स्ट टर्मों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। एक कंसेप्ट हम इससे बना रहे हैं। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास दो एपीज हैं, चाहे बेशक स्टार्टिंग नंबर अलग अलग है, उनका स्टार्टिंग नंबर अलग अलग है बेशक उनका, लेकिन डिफरेंस दोनों एपीज के सेम है, मतलब बढ़ने का क्रम सेम है, बढ़ सेम चीज से रहा है, जिससे इधर बढ़ रहा है उसी से इधर बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो जो डिफरेंस पहली टर्मों के बीच में था, वही डिफरेंस उनकी 100वीं टर्म के बीच में भी होगा, वही डिफरेंस उनकी चौथी टर्म के बीच में भी होगा, वही डिफरेंस उनकी 5वीं टर्म, वही डिफरेंस 100वीं टर्म और वही डिफरेंस 1000वीं टर्म के बीच में। मतलब अगर दो एपीज हैं, दोबारा सुनिए, चाहे स्टार्टिंग नंबर बेशक अलग अलग है, लेकिन बढ़ोतरी सेम डिफरेंस से हो रही है, तो जो डिस्टेंस पहली और दूसरी टर्म में है, मतलब स्टार्टिंग की टर्मों में है, वही डिफरेंस आपका हमेशा मेंटेन करेंगे वो एपीज। ये आपको, मुझे ऐसा लगता है अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछेगा कि एक एपी इधर से शुरू हो रही है इतने से, एक एपी इधर से शुरू हो रही है, 5वीं टर्मों के इनकी जो 5वीं टर्म है या उनके बीच में डिफरेंस इतना है। आप मुझे बताइए इनकी 100वीं टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा, मतलब या तो 5 ही होगा या 7 होगा, 10 होगा, 1 होगा।
ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू, टाइम वेस्ट कराने के लिए। तो आप इसको एज अ कंसेप्ट याद रखिए कि अगर डिफरेंस सेम से बढ़ रहा है दोनों एपीस, तो जो डिफरेंस आपका स्टार्टिंग वाली टर्मों के बीच में है वही डिफरेंस पूरी एपी में मेंटेन किया जाएगा। अगर बढ़ोतरी सेम वैल्यू से हो रही है तो, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो चीज चेंज हो जाएगी। आप फिर तो वही एक तरीका, लेकिन आपको फिर वो एमसीक्यू में नहीं पूछेगा कुछ और। हाँ, क्योंकि आप उसमें 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 आपसे वो काम करवाएगा थोड़ा सा, क्या भाई पहले ही उसको वो निकालेगा 100वीं टर्म, फिर इसकी 100वीं टर्म निकाल, कम से कम 2 में तो देगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन वैसे तो पूछेगा नहीं, बट अगर पूछता है तो एमसीक्यू में पूछेगा ले जाकर। ठीक है, कि 100वीं टर्मों के बीच में डिफरेंस कितना। अच्छा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा। इसमें एक डिजिट वाला क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको मैंने छुड़वाया, बस मुझे याद दिलाएगा कि मुझे डिजिट वाले क्वेश्चंस करवाने। 13। हाँ जी, मैंने आपको 13 और 14 छुड़वाया। ठीक है, ये पूरा करने के बाद फिर हम वापस आके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 2 एपी दिए हुए हैं आपको। एक एपी आपके पास 63, 65, 67 ऐसे करते करते, और एक और है 3, 10 और 17 ऐसे करते करते, और बोला है इनकी कौन सा रैंक इन दोनों का आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ऐसा पूछा कौन सा रैंक। तो मुझे एक बात बताओ, उसने बोल तो दिया इन दोनों की कोई तो भी वैल्यू है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ए एन इक्वल टू बी एन या जो भी चीज है, ये तो सेटअप करवाई थी उसने इक्वेशन। फॉर्मूले में मैं देखो उसने ये बोला है ये आपके पास फर्स्ट एपी है, ये आपके पास सेकंड एपी। अब उसने क्वेश्चन ये बोला है कि इन दोनों एपीज की कोई तो भी टर्म है जो आपस में इक्वल है। आपको बस मुझे ये बतानी है कि कौन सी टर्म इक्वल। अब यहां पे बच्चे के माइंड में कुछ सवाल आते हैं कि भैया मतलब अगर अगर इक्वल नहीं हुई तो, हाँ ऐसा भी हो सकता था कि इक्वल ना होती, तो वो क्वेश्चन में नहीं कहता इस बात। उसने क्वेश्चन में खुद कहा है तुमसे कि इन दोनों एपीओ की कोई तो भी टर्म इक्वल है, तुम ये बताओ कौन सी टर्म इक्वल। तो टर्म कोई तो भी इक्वल है, ये बात उसने बोल दी ना आपसे, तो ये बात आपकी क्या है, गिवन है। ये नहीं बोल अगर नहीं बोलेगा तो फिर आप नहीं ले सकते उस चीज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टर्म इक्वल ना हो, मान लो उसकी 13वीं टर्म अलग आ रही हो, उसकी 13वीं टर्म अलग आ रही हो, ना हो इक्वल, ऐसा भी। लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन है कि उसकी कोई तो भी टर्म इक्वल है, आप मुझे ये बताइए कि कौन सी टर्म इक्वल। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसकी वो nth टर्म की वैल्यू और इसकी nth टर्म की वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको तो मुझे वो बस n निकाल के देना कि कौन सा रैंक है। अब ए एन को क्या लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से, ए प्लस लिख सकते हैं ना, और बी एन को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस एम। भाई बी एन मतलब इसके लिए है। तो पहली वाली टर्म, अगर आपको यकीन नहीं, अगर आपको अजीब सा लग रहा है तो ए एन की जगह, बी एन की जगह आप क्या रख लीजिए इसको, कैपिटल ए एन। अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू में, हाँ ऐसा हो सकता है इसका डिफरेंस अलग हो, इसका डिफरेंस, या फिर इसको स्मॉल डी मान लीजिए और इसको कैपिटल डी मान लीजिए। अब ए की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 63। एन तो हमें निकालना ही है। डी की जगह क्या लिखेंगे, बढ़ोतरी जितने से हो रही है 200। अब यहाँ पे कैपिटल ए की जगह लिखेंगे 3 प्लस, सात और डी की जगह लिखूंगा, पूरी इक्वेशन में आप भी बता दीजिए क्या चीज मिसिंग है, N। हम एन कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपको 2 नंबर में पकड़ा सकता है। अलग अलग एपी देगा और आपसे बोलेगा इसका कौन से वाला रैंक इक्वल है, तो कोई बात नहीं, दोनों का nth रैंक मान लीजिए इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल ए एन किसके इक्वल है, कैपिटल ए एन के, फिर दोनों में से एन निकाल दो। ठीक है, यहां तक करके रखिए क्वेश्चंस को। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन नंबर 15 तक, 15 तक नहीं 16 तक करके लेके, क्वेश्चन नंबर 16 तक आप करके लेके आएंगे सारे के सारे। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस, जिनको आज हमने समझाया नहीं है, वो तो बाकी बचे हुए करेंगे, और जिनको हमने आज थोड़ा समझा दिया है वो सारे करेंगे। ठीक है।